बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले इंतहाई मुख्तसर सी हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का जो दूसरा टाकरा हुआ, जिसमें पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में मुसलसल दूसरी शिकस्त का, दूसरी नाकामी का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद मेरी राय यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्हें उन लोगों से बाज़पुर्स ज़रूर करनी चाहिए, उन लोगों के कान ज़रूर खींचने चाहिए जो इस बात को सपोर्ट करते थे कि जो बाबर आज़म हैं, जो रिजवान हैं, उनका स्ट्राइक रेट जो है वो बहुत कम है और हम ऐसे प्लेयर जो है वो टीम में लेके आएँ जो मॉडर्न क्रिकेट खेलते हों। अब भारत से पाकिस्तान को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा, आप देख लें कि जिन मॉडर्न क्रिकेट वाले प्लेयर्स को शामिल किया गया, उनका भारतीय टीम के साथ कोई मुकाबला दूर दूर तक है ही नहीं। और ऑन पेपर भी अगर आप देखें कि भारत की जो टीम है इंतहाई प्रोफेशनल है, भारत के खिलाड़ी इंतहाई तगड़े हैं। और कल के मैच की कामयाबी के बाद जो भारतीय कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब वो जो रवायती हरीफ वाली बात थी, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है, हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुखासमत नहीं है, हम एक प्रोफेशनल टीम हैं और हम तसलसल के साथ जीतते चले आ रहे हैं। और पाकिस्तान के मुकाबले में हमारा जो विनिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। हमने 10-11 मैच जीते हैं और पाकिस्तान ने हमारे मुकाबले में सिर्फ 3 मैच जीते हैं। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का T20 में लेवल यहाँ तक आन पहुँचा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो कैप्टन है वो ये कह रहा है कि अब पाकिस्तान की टीम का हमारे साथ कोई मुकाबला बनता नहीं है, कोई रवाइलरी जो है वो उसका कोई वजूद मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब को उन लोगों का एहतसाब ज़रूर करना चाहिए जो मॉडर्न क्रिकेट के नाम पे बाबर आज़म को, रिजवान को, शादाब को और दीगर खिलाड़ियों को बाहर बिठा के ये नई टीम जो है वो लाना चाहते थे। अब इस नई टीम के अगर हम जज्बे की बात करें तो इन खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कि हमने भारत के ख़िलाफ़ पहले मैच में देखी, जो हमने कल के मैच में देखी, कहीं से भी ये नज़र नहीं आ रहा था कि ये खिलाड़ी कोई इतने पुरज़म हैं या ये समझते हैं कि ये भारत के मुकाबले में जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एहतसाब का वक्त आया है और ये एहतसाब जो है मोहसिन नकवी साहब को करना चाहिए। और इस शिकस्त के बाद गो कि पाकिस्तान अभी एशिया कप के सुपर 4 में मौजूद है, पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा के फ़ाइनल में क्वालिफाई कर सकता है और फाइनल में पाकिस्तान और भारत का एक और टाकरा, एक और मैच हो सकता है, लेकिन एहतसाब भी ज़रूरी है। और इस शिकस्त के बाद जो बाबर आज़म और रिजवान को और दीगर सीनियर्स खिलाड़ी को टीम से बाहर किया गया, अब इन नाकामियों के बाद अब उन सीनियर्स खिलाड़ियों की टीम में वापसी का जो बिगल है वो बच चुका है। अब बाबर आज़म की वापसी भी दिखाई देती है, रिजवान की वापसी भी दिखाई देती है और शादाब की वापसी भी दिखाई देती है। लेकिन इस अरसे में जितने पीरियड से बाबर को, रिजवान को, शादाब को या बाकी खिलाड़ियों को टीम से बाहर किया गया, इसका ज़िम्मेदार कौन है, उसका तयन नाज़रीन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उसने कोई पाकिस्तान का भला नहीं किया, पाकिस्तान के क्रिकेट का नुकसान किया है और पाकिस्तान के जो शायकीन हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, उनके जज्बात के साथ खेला गया है। तो ये एहतसाब होना ज़रूरी है। अब नाज़रीन आते हैं हमारे ब्लॉग की जो ख़बरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे नज़रें क्यों टिकी हैं। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ जो एक पिटीशन इमरान खान के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई कि खान साहब का जो एक्स अकाउंट है, इमरान खान साहब तो सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन उनके अकाउंट से मुसलसल रियासती इदारों के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़ तज़हीक अमेज़ जो है वो पोस्ट की जा रही हैं। और इमरान खान के अकाउंट से जो पाक आर्म फोर्स है, जो पाक फोर्स है, जो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान है, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। तो उस दरख्वास्त में ये दरख्वास्त की गई कि जो NCCIA है और जो PTA है वो इंक्वायरी करें और इस मामले को रेगुलेट किया जाए और जो इंतशारी ट्वीट्स इमरान खान के एक्स अकाउंट से हुई हैं, जो कि सज़ा याफ्ता हो चुके हैं अदालती फ़ैसलों के बाद, इन तमाम ट्वीट्स को जो है गैर कानूनी करार दिया जाए। और उसमें जो एक और अहम बात की गई कि जो फैसिलिटेटर हैं, जो अडयाला जेल में विज़िटर की सूरत में जाते हैं, मुलाकातियों की सूरत में जाते हैं और अंदर से जाके पैगाम लाते हैं और फिर इमरान खान साहब को जो पैगाम है वो सोशल मीडिया पे पब्लिक कर दिया जाता है, ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। इसमें जो भी सहूलतकार हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ अडयाला जेल के इंतज़ामिया से है, अडयाला जेल के हुकाम से है
चाहे उसका ताल्लुक़ मुलाकातियों से है, विज़िटर से है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन तमाम जो सहूलतकार हैं उनका मुहासबा भी किया जाए। अब नाज़रीन, ये पटिशन हफ्ते के रोज़ दायर हुई थी और इम्कान था कि आज ये पटिशन समाअत के लिए मुकर्रर होगी, लेकिन आज ये पटिशन समाअत के लिए नहीं लग सकी। इस दरख्वास्त को नंबर अलॉट कर दिया गया है, केस नंबर जो है वो दे दिया गया है। तो आज नहीं तो कल ये पटिशन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगी तो इसमें जो फ्री कैन हैं, फ्री कैन में इमरान खान है, फ्री कैन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, फ्री कैन में NCCIA है यानी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को इसमें फ़रीक बनाया गया है। तो ये एक बड़ा केस है, एक बड़ी दरख्वास्त है, बड़ा केस है सज़ा याफ्ता इमरान खान के ख़िलाफ़। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर नज़रें टिकी हैं कि इस दरख्वास्त के हवाले से हाई कोर्ट में क्या अदालती कार्रवाई और क्या फ़ैसला सामने आता है। तो कल तक ये पटिशन जो है, कल या परसों इसकी फ़िक्सेशन और बेंच की तश्कील होने का इम्कान जो है वो मौजूद है। अब आ जाते नाज़रीन, दूसरी खबर इमरान खान साहब की ख़त व किताबत के हवाले से है कि इमरान खान साहब की ख़त व किताबत का पोल कैसे खुला है और वो ख़त व किताबत किस मामले पे की जा रही थी। आज अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना 2 का केस है उसकी आज समाअत होने जा रही है। और जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अडियाला जेल में जो इमरान खान साहब की लीगल टीम है, जो प्रोसिक्यूशन की लीगल टीम है, वो पहुँचे हुए हैं, जज साहब पहुँच चुके हैं, समाअत का आगाज़ हो चुका है और इम्कान है कि इमरान खान साहब की हमशीरगान भी इस समाअत में शिरकत के लिए अडियाला जेल पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक उनकी आमद जो है अडियाला जेल के बाहर नहीं हुई है। लेकिन आज के इस समाअत से पहले नाज़रीन, जो 2 गवाहान के बयान कलमबंद किए गए इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़, जिसमें एक इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनाब मोहम्मद अहमद साहब और दूसरे इमरान खान साहब के डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल मोहम्मद रेहान साहब। अब उन दोनों के जो बयान कलमबंद करवाए गए हैं वो बयानात सामने आए हैं। उनका जो तहरीरी जवाब अदालत में रिकॉर्ड किया गया है वो तहरीरी बयान जो है वो मंजर आम पे आया है। अब कल चूँकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इस स्टेटमेंट के हवाले से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ 2 गवाहों के बयानात के हवाले से हम बात नहीं कर सके, लेकिन इसमें बड़ी अहम ख़बर है। मैंने आपको गुज़िश्ता हफ्ते बता दिया था कि ये जो दोनों गवाहान इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ अदालत में पेश हुए हैं, इनका सिर्फ इतना स्टेटमेंट कलमबंद होना था कि जो सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा को जो तहाइफ़ मिले थे, उन तहाइफ़ की जो तफ़वीज़ करना है या जो हवाले करना है इमरान खान के, वो सब कुछ कैसे किया गया, उसमें क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया। तो इसमें नाज़रीन जो बयान कलमबंद किया गया है इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी, जो कि 15 मई 2020 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक, यानी जब तक इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आई, वो 15 मई 2020 से लेकर 10 अप्रैल 2022 तक इमरान खान के मिलिट्री सेक्रेटरी थे। लेकिन ये जो दौरा था सऊदी अरब का, जहाँ पर इमरान खान साहब को ये तहाइफ़ मिले, ये 7 मई 2021 और 10 मई 2021 को किया गया। ये नाज़रीन मई की वो तारीख़ें हैं, मैं सिर्फ तारीख़ों की बात कर रहा हूँ, साल की बात नहीं कर रहा, जब अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में, क्योंकि हमने ऊपर पाक भारत मैच की बात की है, लेकिन एक मैच दिफा के मैदान में भी हुआ था, एक मैच जंग के मैदान में भी हुआ था। 6 और 7 मई के रात भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने भारत के 6 त्यारे मार गिराए। फिर 10 मई की रात भारत ने फिर पाकिस्तान पे हमला किया और फिर 10 मई को सुबह पाकिस्तान ने भारत को उस हमले का मुँह तोड़ जवाब दिया। यानी इतना सख्त पाकिस्तान का जवाब था, दिफाई हमला था कि इंडिया को अमेरिका के ज़रिए पाकिस्तान से सीज़ फायर मांगना पड़ गया। तो ये 2 तारीख़ें जो हैं बड़ी अहम हैं, जब इमरान खान साहब जो हैं वो सऊदी अरब का दौरा कर रहे थे, जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। अब इस दौरे के हवाले से साबिक़ मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद ये बताते हैं कि इमरान खान साहब को सऊदी अरब से ज्वेलरी सेट मिला बलगारी का, इमरान खान साहब को ऊद की बोतलें मिली, जैतून का तेल इमरान खान साहब को मिला, खजूरें इमरान खान साहब को मिली, किताबें इमरान खान साहब को दी गई, जिनकी तस्वीरें जो हैं वो प्रोटोकॉल के मुताबिक खींची गई। और फिर ये जो तहाइफ़ थे सऊदी अरब में पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस के जो हुकाम थे, उनके सामने जो लेटर लिखा गया उसके मुताबिक ये तहाइफ़ जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा ने वसूल किए। लेकिन खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी ये बताते हैं कि उन्होंने अपना बयान जो है इन तहाइफ़ के हवाले से कि कैसे ये तहाइफ़ इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा तक पहुँचाए गए, दौरा सऊदी अरब के अख्तिताम के बाद
उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी ने यह कहा कि उन्होंने नैब में और FIA में दोनों जगह पे इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा से मुतल्लिक अपना बयान जो है वो कलमबंद करवाया है और अदालत में भी अपना बयान कलमबंद करवा रहे हैं। अब उसमें मिलिट्री सेक्रेटरी साहब ने कहा कि जब वो तहाइफ इमरान खान साहब के सामने रखे गए तो इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से कहा गया कि ये तहाइफ वो रिटेन करना चाहते हैं। तो मिलिट्री सेक्रेटरी, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद ये बताते हैं, ब्रिगेडियर साहब, कि जब वो तहाइफ बता दिया गया कि हमने रखने हैं तो वो तहाइफ तो इमरान खान साहब के हवाले कर दिए गए, लेकिन उनकी जो कीमत थी उसकी डिटर्मिनेशन के लिए, कीमत के तयन के लिए इमरान खान के हुक्म पे मेरी तरफ से, मिलिट्री जो सेक्रेटरी हैं उस ऑफिस की तरफ से जो है, चूँकि तोशा खाना जो है वो काबीना कैबिनेट डिवीज़न के अंडर आता है, तो उनके साथ जो है वो ख़त खिताबत की गई। ख़त खिताबत के नतीजे में ये तहाइफ जो हैं इमरान खान साहब को मिले, बुशरा बीबी साहिबा को मिले, और उसके एवज जो बलगारी का सेट था जिसकी कीमत 58 लाख रुपए लगाई गई थी, 29 लाख रुपए जो है वो जमा करवाया गया। लेकिन एज ए प्रोसिक्यूशन का केस इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ ये है कि ये जो बलगारी का सेट था ये इसकी मालियत 59 करोड़ नहीं, यानी 59 लाख नहीं, 59 लाख नहीं, बल्कि 7 करोड़ रुपए थी। इसकी कीमत जो है वो कम लगाई गई। अब नाज़रीन, जो तोशा खाना के तहाइफ का लेन देन है, तोशा खाना से तहाइफ लेके मार्केट में बेचने का जो मामला है जो खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा से जुड़ा है, अब इसमें आपको याद होगा कि जो पहले तोशा खाना के नैब के केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, जज बशीर साहब ने इमरान खान साहब को जो कन्विक्ट किया था, उसमें जज साहब ने ये लिखा था कि अगर इमरान खान साहब जो हैं, जो तोहफ़ा उनको मिला है, जो तोहफ़ा उन्होंने रिटेन किया है, अगर वो अदालत में पेश कर देते तो इमरान खान साहब की गवाही का वो सबसे बड़ा सबूत था। और खान साहब ने कहा कि वो तोहफ़ा जिस पर मुझे सज़ा दिलाई गई तोशा खाना 1 केस में, वो तोहफ़ा अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो यहाँ पर भी नाज़रीन जो बलगारी का सेट है जिससे मुतल्लिक़ खान साहब पे इल्ज़ाम है कि ये 7 करोड़ का तोहफ़ा था, लेकिन इसकी कीमत कम करके सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई गई, तो खान साहब की मलकियत में है, तो खान साहब की ये बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत बन सकता है। खान साहब इस तोहफ़े को फिर अदालत में क्यों पेश नहीं कर रहे? अगर खान साहब कहते हैं, बुशरा बीबी साहिबा कहती है कि इसकी कीमत 7 करोड़ रुपए नहीं है, आप ये तोहफ़ा हमसे वापस ले लें, या ये 7 करोड़ का तोहफ़ा हमसे 2 करोड़ में ले लें, वो तोहफ़ा क्यों नहीं दे रहे थे? खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो तोहफ़ा अपने पास रिटेन क्यों करना चाहते हैं? ये एक सवाल नाज़रीन अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आज तोशा खाना केस की जो अडयाला जेल में समाअत होने जा रही है उसमें क्या प्रोसीडिंग होती है, और फिर इमरान खान साहब का क्या पैगाम आता है, किस गवाह का बयान कलमबंद होता है। 18 गवाहों के बयानात तो अब तक कलमबंद हो चुके हैं। 18 गवाहों पे जेरा का प्रोसेस भी इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा की जो लीगल टीम है वो गवाहों पे मुकम्मल कर चुकी है, और ये केस आहिस्ता आहिस्ता अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि आज के प्रोसीडिंग में क्या बड़ी डेवलपमेंट सामने आती है। जो भी होगा आज के अदालती कार्रवाई में, नेक्स्ट वीडियो लॉग में उसकी तफसीलात जो हैं वो आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। अगली खबर नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने जो पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, उस पर हमने आपको ये बताया था कि ये जो पटिशन आइनी दरख्वास्त है, जो जंगीरी साहब का मामला है जुडिशल वर्क से रोकने का, वो एक अलग मैटर है। तारिक जंगीरी साहब जो हैं वो डिवीज़न बेंच के एक ऑर्डर के जिसमें उनको जुडिशल वर्क से रोका गया है उसके बराह रास्त मुतासरा फरीक हैं, लेकिन पाँचों जजेस ने, जिसमें बाबर सत्तार साहब हैं, मोहसिन कियानी साहब हैं, तारिक जंगीरी साहब हैं, सरदार इजाद इसाक साहब हैं, जैसे सुमन रिफत इम्तियाज़ साहबा हैं, उन्होंने जो आइनी दरख्वास्त दायर की है वो आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के जो पैरामीटर्स हैं, जो असूल हैं, उन पर पूरा इसलिए नहीं उतरती कि इन 5 जजेस की दरख्वास्त में, जो कि डिटो कॉपी है, एक की दरख्वास्त दूसरे की कॉपी है, दूसरे की दरख्वास्त तीसरे की कॉपी है, किसी जगह पे वहाँ पे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का किसी जगह पे जिक्र नहीं किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की कौन से बुनियादी हकूक़ जो है वो मुतासर हो रहे हैं, कौन से बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है जिस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया है। तो इम्कान है कि ये दरख्वास्त, इस पर एतराज़ात लग के दरख्वास्त वापस की जाएगी। लेकिन इसके पैरेलल नाज़रीन, जो बाबर सत्तार साहब ने पीटीए से मुतल्लिक़ एक फ़ैसला दिया था, पीटीए के चेयरमैन को ओहदे से हटाने का फ़ैसला दिया था, जिस पर फिर इंट्रा कोर्ट अपील में डिवीज़न बेंच बना था जस्टिस मोहम्मद आसिफ की सरबराही में, और उस बेंच ने जैसे बाबर सत्तार साहब का जो हुक्म था उसको मुअत्तल कर दिया था और चेयरमैन पीटीओ को उनके ओहदे पर बहाल कर दिया था। अब वो चेयरमैन पीटीए को उनके ओहदे पर बहाल करने का जो फ़ैसला था डिवीज़न बेंच का, उसका तहरीरी ऑर्डर सामने आया जिसमें 2 जजेस ये लिखते हैं। अब जो 5 जजेस हैं, बाबर सत्तार साहब जो हैं
उनके साथ बाकी 4 जजेस को भी अटैच किया जाता है। अब इन 2 जजेस ने अपने ऑर्डर में लिखा कि ये चेयरमैन पीटीए को मुअत्तल करने का, ओहदे से हटाने का ऑर्डर देते हुए जज साहब ने, बाबर सत्तार साहब ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी नहीं किया, ना अटॉर्नी जनरल को नोटिस किया गया, बाकी जो कानूनी तकाजे थे उनको भी पूरा नहीं किया गया। तो 2 जजेस ने, जो बाबर सत्तार साहब हैं, उनके ऑर्डर के ऊपर भी सवाल उठा दिया है। अब बाबर सत्तार साहब के पे जो डिवीज़न बेंच ने सवाल उठाया है, हम तो 5 जजेस के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि ये कैसी आईनी दरख्वास्त दायर की है जिसमें जो बेसिक एक फ़ीचर होता है आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त का, वही शामिल नहीं किया गया कि जज साहबान के कौन से बुनियादी हकूक़ जो है वो मुतासर हुए हैं। तो देखते हैं कि जो 2 जजेस का फ़ैसला है, उसके बाद अब जो इंट्रा कोर्ट अपील है उसका हतमी फ़ैसला कब सामने आता है, कब उसके ऊपर हतमी तौर पे समाअत करके हतमी जो है वो फ़ैसला सादर किया जाता है।